जय हिंद दोस्तों, मैं केडी एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम पादप के बारे में पढ़ रहे थे, बोटनी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पादप के बारे में ये पढ़ लिया था कि पादप भोजन कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करता है। उसके बाद में हमने श्वसन के बारे में देख लिया था कि पादप श्वसन की क्रिया कैसे करता है। उसके बाद में हमने उत्सर्जन देखा था कि जिस तरीके से मानव कुछ अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है, वैसे भी पादप है वो कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है, उत्सर्जन करता है। उसके बाद में जैसे मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र होता है और अनेक प्रकार के हार्मोन होते हैं, वैसे ही पादप के अंदर कुछ हार्मोन पाए जाते हैं जिनके क्या क्या कार्य हैं, किस तरीके से काम करते हैं, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ है, ये मैंने कक्षा एनसीईआरटी की बुक कक्षा 9 या 10 की बुक है, वहां से ये लेके आपके सामने आया हूं। एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट ये एनसीईआरटी बुक से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पादपों में जो ये समन्वय है, ये रखने के लिए कोई विशेष तंत्र होता है या ऊतक होता है या कोई कोशिकाओं का समूह होता है। तो जैसे मानव के अंदर विशेष प्रकार का ऊतक होता है, तंत्र होता है, पर पादपों के अंदर दोस्तों ध्यान रखना कि कोई विशेष प्रकार का कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, न ही कोई ऊतक होता है, विशिष्ट ऊतक होता है। फिर भी ये गति वृद्धि भी करते हैं और कुछ वृद्धि आश्रित होते हैं, कुछ वृद्धि आश्रित नहीं होते हैं। इस तरीके से कैसे होता है उनके बारे में देखेंगे। देखो, जंतुओं की तरह पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता और न ही तंत्रिका पेशियां होती है। ये एनसीईआरटी बुक के अंदर ऐसी कैसी लाइन लिखी हुई है, इसके अंदर जिस तरीके से मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, उस तरीके से ध्यान रखना जो पादप होते हैं उनके अंदर न तो कोई तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और न ही कोई तंत्रिकाएं पेशियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? ना ही कोई तंत्रिकाएं पेशियां पाई जाती हैं। एक बार चेंज कर लेते हैं मार्कर। तो न तो कोई तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और न ही कोई तंत्रिकाएं पेशियां पाई जाती हैं, ध्यान रखना। न ही विशिष्ट ऊतक होते हैं, कोई ऐसा विशिष्ट ऊतक का समूह नहीं होता। जैसे कि जंतुओं के अंदर विशिष्ट प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उनके अलग अलग कार्य होते हैं, तो इनमें न तो विशिष्ट प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, न तंत्रिका पेशियां पाई जाती है, ना तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। फिर भी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं। फिर भी क्या करते हैं, ये कोई उद्दीपक होता है उसके प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। जैसे उद्दीपक का मतलब मैंने बताया था कि मानव के अंदर अगर कोई गर्म जल को अगर छू रहा है तो वो गर्म जल उद्दीपक का काम कर रहा है, उसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, तुरंत हम अपने हाथ को उठा लेते हैं। उनके लिए मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र होता है, पर इनके अंदर न तो तंत्रिका तंत्र होता, न तंत्रिका पेशी होती, न ही विशिष्ट ऊतक होते। फिर भी ये क्या करते हैं, उद्दीपक के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। पादपों में दो प्रकार की गतियां होती हैं। पादपों में कितने प्रकार की गतियां होती हैं? दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक तो वृद्धि पर आश्रित होती है। किस पर आश्रित होती है? पेड़ पौधा जब वृद्धि करता है ना, उस पर आश्रित होती है एक तो गति, और दूसरी जो आगे हम देखेंगे वर्दी से मुक्त गति होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्दी पर आश्रित गति कौन कौन सी होती है, जिसमें एक एग्जाम्पल है प्रकाशानुवर्तन गति। कौन सी गति? प्रकाशानुवर्तन गति। और दूसरा है गुरुत्व अनुवर्तन गति। जो पेड़ पौधे का ऊपर वाला भाग होता है ना, वो प्रकाश की ओर बढ़ता है, ठीक है, वो भी वर्दी करता है ना, तो वर्दी पर आश्रित गति हुई। तो प्रकाशानुवर्तन गति होती है ना, वो तो क्या होती है, ऊपर की ओर होती है, सूर्य के प्रकाश की ओर गति करता है। गुरुत्व अनुवर्तन गति, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है, तो जो जड़ें गति करती है ना, वो किसका उदाहरण है, वो गुरुत्व अनुवर्तन गति का उदाहरण है। ये ध्यान रखना, एक दूसरे की विपरीत गति होती है। ये प्रकाशानुवर्तन गति ऊपर की ओर होती है और जो गुरुत्व अनुवर्तन गति होती है वो किसके, नीचे की ओर होती है। तो ये वर्दी पर आश्रित गति है दो, जो पेड़ पौधे दर्शाते हैं। जड़ों की जो वृद्धि होती है वो इस गति के कारण होती है, और ऊपर वाले तने वाले भाग में वृद्धि होती है वो इस गति के कारण होती है। तो वर्दी पर आश्रित गति दो उदाहरण है, ये प्रकाशानुवर्तन गति और गुरुत्वानुवर्तन गति। वर्दी से मुक्त गति भी होती है क्या? हाँ होती है। एक छुई मुई का पौधा आपने कभी देखा है तो इस छुई मुई के पौधे को जैसे ही हम स्पर्श करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि ये मुरझा गया है एक तरीके से। जैसे ही हम हाथ हटा लेंगे ना, तो वापस ये खिलने लग जाएगा। तो वो गति होती है वर्दी से मुक्त गति। उसमें पेड़ पौधे में न तो जड़ों में वृद्धि होती, न किस में वृद्धि होती, तने में वृद्धि होती है। वो वर्दी से मुक्त गति होती है। किसी बाह्य उद्दीपक, किसी बाह्य उद्दीपक के कारण होने वाली गति होती है, वो होती है छुई मुई के पौधे के अंदर देखने को मिलती है, जिनको बोलते हैं कर्मा कुंचनी गति बोला जाता है। जिसको कर्मा कुंचनी गति, कर्मा कुंचनी गति। कर्मा कुंचनी गति
ठीक है। छुई मुई के पादप की स्पर्श करने पर जो पत्तियों की जो गति होती है वो सिकुड़ जाती है, वो गति वर्दी से मुक्त गति का उदाहरण है। और इनको किस नाम से जाना जाता है? कर्माकुंचनी गति के नाम से जाना जाता है। वहां प्रकाशानुवर्तन गति, गुरुत्वाकर्षण गति, और यहाँ कर्माकुंचनी गति। कर्माकुंचनी गति किसका उदाहरण है? वर्दी से मुक्त गति का उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, स्पर्श की सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए पादप के अंदर, हम पादप को स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श की सूचना प्रसारित होगी पादप के अंदर। ठीक है ना। जिस तरीके से मनुष्य के अंदर कायिक तंत्रिका तंत्र होता है, संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं, वो सूचनाओं को कहाँ तक लेके जाती है? मस्तिष्क तक लेके जाती हैं। इसी तरीके से अगर पादप के अंदर अगर हम स्पर्श करेंगे तो वो पूरे पादप के अंदर सूचना जाएगी ना, वो किसके रूप में जाएगी? ध्यान रखना, विद्युत रासायनिक साधन का प्रयोग किया जाता है। कौन से साधन का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखना थोड़ा सा, विद्युत रासायनिक साधन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके लिए इनमें कोई विशिष्ट उत्तक नहीं होता, इनके लिए कोई इसके अंदर क्या नहीं होता? विशिष्ट उत्तक नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पादप को हम स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श करने के बाद में सूचना पूरे पादप तक पहुंचेगी, वो उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? वो विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से पहुंचेगी। विद्युत रासायनिक साधनों का क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा। उसके बाद में देखो, पादप कोशिका का जल की मात्रा में परिवर्तन। पादप के अंदर क्या होता है? प्राशन की क्रिया के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, नीचे जड़ों से जड़ आता है, वो प्राशन की क्रिया के द्वारा आता है। मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है ये किस तरीके से आता है। तो जल के आधार पर भी क्या होती है? वृद्धि होती है, या पेड़ पौधा क्या होता है? सिकुड़ता है। जल की कमी हो जाएगी तो मुरझा जाएगा ना पौधा, तो वैसा मानो वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है। तो पादप कोशिका में जल की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण भी हम ये कह सकते हैं कि गति संभव है, होती है ये चीज। ये एक लाइन मैंने वहां उस बुक से ली हुई है भी। उसके बाद में देखते हैं कि पादप हार्मोन, कुछ पादप हार्मोन है, वो कौन कौन से उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, पादप हार्मोनों को फाइटो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन का सबसे पहले प्रयोग किया था वो स्टारलिंग ने किया था। किसने किया था? स्टारलिंग ने किया था। ठीक है। अब कौन कौन से हार्मोन है पादप के अंदर? ऑक्सिन हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन है, साइटोकाइनिन हार्मोन है, एब्सिसिक जो हार्मोन है वो है, और एथाइलिन हार्मोन है। ये इतने हार्मोन है, इनके बारे में पढ़ना है। अब पादप के अंदर ऐसे कुछ हार्मोन होते हैं जो वृद्धि को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो वृद्धि को रोकते हैं। और एक हार्मोन ऐसा होता है जो वृद्धि को भी प्रेरित करता है और वृद्धि रोधक हार्मोन भी है। दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं इनके अंदर। तो ये तीन तरीके से हमने हार्मोनों को विभाजित कर लिया। ये पूछा जा सकता है, वृद्धि प्रेरक हार्मोन, ये पादप की वृद्धि को क्या करते हैं? ये प्रेरित करते हैं। ये पादप की वृद्धि को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, तीनों के तीनों हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, ये तीन हार्मोन वृद्धि प्रेरक हार्मोन है। उसके बाद में एब्सिसिक हार्मोन, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि को रोकने में क्या करता है? ये मदद करता है। उसके बाद में वृद्धि प्रेरक वृद्धि रोधक दोनों प्रकार का हार्मोन है वो एथाइलिन हार्मोन है। क्या है? एथाइलिन हार्मोन है। ये ध्यान रखना। इतने हार्मोनों के बारे में देखेंगे, 3 2 5 5 हार्मोनों के बारे में पढ़ेंगे भी इसके अंदर। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथाइलिन हार्मोन। ठीक है। तो एक नंबर हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सिन हार्मोन। वृद्धि प्रेरक हार्मोन है ना ये ऑक्सिन हार्मोन, तो इनके बारे में देखते हैं। ऑक्सिन हार्मोन सर्वप्रथम खोजा गया पादप हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य काम बता देता हूं मैं। ये पादप जो होता है ना, पादप पादप के शीर्ष भाग की वृद्धि में सहायक है। शीर्ष भाग व जड़ों की वृद्धि में सहायक है। वह जड़ों की वृद्धि में सहायक है। जड़ों की वृद्धि में क्या है? ये सहायक है। ये ध्यान रखना, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन, दो प्रकार के ऑक्सिन हार्मोन पाए जाते हैं, ध्यान रखना। एक तो होता है प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन। प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन, एक जो कृत्रिम ऐसे ऑक्सिन हार्मोन जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं वो कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन। तो जो प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन है उसका उदाहरण है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिटिक एसिड। ये इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, ये किसका उदाहरण है? ये प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन का उदाहरण है। IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यह हार्मोन प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन है, ध्यान रखना। उसके बाद में कुछ ऑक्सिन हार्मोन जो बनाए जाते हैं कृत्रिम, उसका उदाहरण है इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, IBA,
इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, ये हार्मोन कृत्रिम ऑक्सीजन हार्मोन भी है, और ध्यान रखना ये दोनों प्रकार का है। ये कई बार प्राकृतिक रूप में भी मिल जाता है, कई बार बनाया जाता है। तो आप इसको नोट लगा के ब्रैकेट में ये लिख लेना कि ये जो IBA हार्मोन है ये प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन के अंतर्गत भी आता है और कृत्रिम ऑक्सीजन हार्मोन के अंतर्गत भी आता है। उसके बाद में नेप्थलीन एसिटिक अम्ल NAA और 2,4-D हार्मोन, ये जो हार्मोन होते हैं ये क्या होते हैं, कृत्रिम ऑक्सीजन हार्मोन होते हैं। 2,4-D और NAA हार्मोन, ये थोड़े से नाम दिमाग में रखना भी। इसके बाद में आगे वाला पेज निकालो। ऑक्सीजन हार्मोन के कार्य देखते हैं कि ऑक्सीजन हार्मोन के कौन कौन से कार्य होते हैं। सबसे जो प्रमुख काम होता है वो मैंने बता दिया, पादप के शीर्ष भाग में वृद्धि और जड़ों में वृद्धि करने में ये सहायक हार्मोन होता है। बस ये ध्यान रखना, मुख्य काम कार्य यही है इसका। शीर्ष प्रभावशीलता अर्थात पादपों के शीर्ष वृद्धि और पार्श्व कलिका वृद्धि रुक जाती है। देखो शीर्ष भाग में तो क्या होती है, वृद्धि में सहायक है, और शीर्ष भाग में वृद्धि होगी तो जो पार्श्व जो कलिकाएं ना उनकी वृद्धि को ये रोक देता है। तो मुख्यतः इसका कार्य यही होता है कि पादप के शीर्ष भाग और जड़ों में वृद्धि करने में सहायक होता है, जड़ फूटने में सहायक होता है। ये दो ही काम इसके इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो इनके बहुत कार्य मिलेंगे आपको, अगर आप आगे जाकर कक्षा 11 और 12 के अंदर देखोगे कि तो इतने कार्य मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये काम साइटोकाइनिन के हैं या इसके हैं। तो आपको मुख्यतः ये दो ही ध्यान में रखने हैं। अनिषेचक फलन को प्रेरित करता है। अनिषेचक फलन क्या होता है भी, अनिषेक फलन क्या होता है मुझे ये बताओ। अनिषेक जनन, फलन नहीं जनन है, ये जनन। ये क्या होता है कि बिना अंडाशय, जो बिना निषेचन है ना, कोई अंडाशय किस में बदल जाए, अगर फल में बदल जाता है ना तो उसको अनिषेक जनन बोलते हैं। तो अनिषेक जनन को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। जैसे इस किसके अंदर देखने को मिलता है, टमाटर के अंदर भी देखने को मिलता है, केले के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अनिषेक जनन को क्या करता है, ये प्रेरित करने में सहायक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ध्यान रखना। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि खरपतवार नाशी के रूप में उपयोग 2,4-D होता है ना, वो किसके रूप में उपयोग किया जाता है, खरपतवार नाशी के रूप में इसको काम में लिया जाता है। जो खेतों में क्या होती है, घास वगैरह होती है, निनाण वगैरह होता है, उनको खत्म करने के लिए काम में लिया जाता है 2,4-D, जो कि एक कृत्रिम ऑक्सीजन हार्मोन है। 2,4-D द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाश करता है। जो द्विबीजपत्री होते हैं ना, जिसके बीज दो तरीके से विभाजित होते हैं, उनमें ही काम करता है, लेकिन एक बीजपत्री को प्रभावित नहीं करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में देखो कोशिका विभाजन में मदद करता है और उत्तक के संवर्धन में मदद करता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये कोशिका विभाजन में मुख्य जो सहायक होता है वो साइटोकाइनिन हार्मोन सहायक होता है, ध्यान रखना। तो इनमें तीन ही चीज ध्यान में रखनी है। खरपतवार नाशी हार्मोन 2,4-D हार्मोन ऑक्सीजन हार्मोन का काम होता है जड़ों और शीर्ष भाग में वृद्धि करने में क्या होता है, ऑक्सीजन हार्मोन सहायक होता है। ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। और कुछ ये जो कृत्रिम जो ऑक्सीजन हार्मोन है, प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन है, ये थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में आगे वाला देखते हैं। इसके बाद में ये जो ऑक्सीजन हार्मोन है, इनके बारे में ये पॉइंट कुछ दे रखे थे उस बुक के अंदर, तो मैंने वो यहाँ लिख दिए हैं। तो एक बार ये देख लेते हैं क्या है ये। ऑक्सीजन प्ररोह के अगर भाग में संश्लेषित होता है। प्ररोह होता है ना, जो तना होता है, तना होता है या तने का लास्ट भाग होता है, वह उसके अग्र भाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि होगी तभी तो शीर्ष भाग में वृद्धि होगी, सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा होता है तब ऑक्सीजन विस्तृत होकर प्ररोह की छाया वाले भाग में आ जाता है। ये क्या होता है कि जब प्रकाश गिर रहा होता है ना, ऑक्सीजन हार्मोन होता है वो शीर्ष भाग में बनता है। ऐसा मानो कि जब इस साइड में प्रकाश गिर रहा है, एक साइड में प्रकाश गिर रहा है, तो वो जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो विस्तृत होकर दूसरी साइड में आ जाता है। दूसरी साइड में आ जाता है तो उस भाग में वृद्धि करता है। तभी हम देखते हैं कि जो कुछ दिनों के बाद में ना जो पौधा होता है वो सूर्य के प्रकाश की ओर थोड़ा सा मुड़ जाता है। वो इसी का यही कारण है, ये ऑक्सीजन हार्मोन के कारण मुड़ता है, ये ध्यान रखना। जब ऑक्सीजन विस्तृत होकर प्ररोह की छाया वाले भाग में आ जाता है, प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन की सांद्रताओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ क्या होता है, हमें दिखाई देता है। इसी कारण दिखाई देता है पादप, क्योंकि इसकी जो छाया वाले भाग में होती है ना, ऑक्सीजन हार्मोन की क्या हो जाती है, सांद्रता अधिक हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो पौधा है वो प्रकाश की ओर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना भी।
और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके बाद में देखो, ऑक्सीजन प्ररोह के अग्र भाग में संश्लेषित होता है तथा ऑक्सीजन की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। ये तो मैंने बताया दी, यही लाइन है। इसके बाद में देखते हैं जिब्रेलिन्स हार्मोन। जिब्रेलिन्स हार्मोन, वो ध्यान रखना, वो शीर्ष भाग में और जड़ों में वृद्धि में सहायक है। जिब्रेलिन्स हार्मोन में एक की लाइन याद ध्यान में रखनी है, तने की वृद्धि में सहायक है। ये तने की वृद्धि में सहायक है, मुख्य पॉइंट यही है इसका, तने की वृद्धि में सहायक है। ऑक्सीजन की तरह तने की वृद्धि में सहायक है, ये ध्यान रखना। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना, गन्ने के क्या होता है, खेती होता है, तब इसको जिब्रेलिन्स हार्मोन ये काम आता है, क्योंकि ये गन्ने का जो तना है ना, उनको बढ़ाने में क्या होता है, ये सहायक होता है। अनिषेक फलन में सर्वाधिक उपयोगी, ध्यान रखना, मैंने बताया था अनिषेक जो फलन या अनिषेक जो जनन करने वाले पादप होते हैं, उनमें सर्वाधिक जो उपयोगी होता है ना, वो ये होता है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन हार्मोन नहीं होता है। ये पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑक्सीजन से भी क्या होता है, ये अधिक महत्वपूर्ण होता है अनिषेक जनन करने वाले पादपों के अंदर। ठीक है। उसके बाद में बीजांकुर को प्रेरित करने में क्या करता है, ये मदद करता है। बीजों को अंकुरित करने में भी मदद करता है। तो आप ये जिब्रेलिन्स हार्मोन में ये 2-3 पॉइंट है वो ध्यान में रखोगे। एक तो ये ध्यान में रखोगे कि तने की वृद्धि में सहायक है, तने की वृद्धि में सहायक है, तने की वृद्धि में सहायक है। 2 नंबर ये ध्यान रखोगे आपकी बीजांकुर, बीजांकुरण में क्या है, ये सहायक है। और 3 नंबर ये ध्यान रखोगे कि अनिषेक जो जनन करने वाले जो पादप हैं, उनमें क्या है, ये सहायक है। ये 3 पॉइंट जिब्रेलिन्स के संबंधित आप ध्यान में रखोगे, ध्यान रखना। ऑक्सीजन के संबंधित आपको ये ध्यान में रखना है कि शीर्ष भाग में वृद्धि करता है और क्या करता है, जड़ों में वृद्धि में क्या है, वो सहायक है। आगे वाला देखते हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन में एक ही बात ध्यान में रखनी है आपको, ये कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन में क्या करता है, ये मदद करता है, विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन में क्या करता है, ये मदद करता है अपनी, यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसलिए यह है उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ध्यान रखना, ये साइटोकाइनिन हार्मोन अधिक सांद्रता में किन में पाया जाता है, फलों और बीजों में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान रखना, इनकी अधिक सांद्रता का इसके अंदर पाई जाती है। आपको ये पूछ ले कि साइटोकाइनिन हार्मोन है, उनका मुख्य काम क्या होता है, आप ये कहोगे कोशिका विभाजन में सहायक है। इनकी अधिकांश सांद्रता, आपको ये पूछ लिया जाए फलों और बीजों के अंदर अधिक सांद्रता कौन से हार्मोन की पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा साइटोकाइनिन हार्मोन की पाई जाती है। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में एथिलीन हार्मोन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो फल वगैरह जो पकाए जाते हैं ना, तब इसी को काम में लिया जाता है। ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एथिलीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जब कोई फल वगैरह पकाए जाते हैं, तब इनको क्या लिया जाता है, एथिलीन को क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। तो ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और फलों को पकाने में, जल्दी पकाने के लिए किसको काम में लिया जाता है, एथिलीन हार्मोन को काम में लिया जाता है। या एथिलीन इस गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इनको क्या लिया जाता है, काम में लिया, एथाइलिन भी कह सकते हैं इसको, एथाइलिन, एथाइलिन। इनके बारे में हमने यहाँ देखा था ना, एथाइलिन के बारे में देखो, ये मैंने आपको बताया था कि वर्दी वर्दी प्रेरक हार्मोन भी है और वर्दी रोधक हार्मोन भी है एथाइलिन हार्मोन। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक है, तो आप ये कहोगे एथाइलिन या एथिलीन हार्मोन सहायक है। फलों के पकने के दौरान श्वसन को बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है, श्वसन की क्रिया को बढ़ाता है। श्वसन की क्रिया जैसे ही बढ़ेगी, फल जल्दी पक जाएगा भी। कृत्रिम, ये कृत्रिम रूप भी पाया जाता है इसका। ऐसा एक एथाइलिन हार्मोन है जो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है इथफोन हार्मोन, इथफोन हार्मोन। ठीक है, ये जो इथफोन हार्मोन है, इसके अंदर 2 क्लोरो एथीन फास्फोरिक अम्ल ये होता है, भी ध्यान रखना। आपको ये पूछ लिया जाए कि फलों को पकाने के लिए कृत्रिम हार्मोन का नाम बताओ, तो आप कहोगे इथफोन हार्मोन है या 2 क्लोरो एथीन फास्फोरिक एसिड ये है। और अधिकांशतः परीक्षाओं में यही क्वेश्चन आता है कि फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लिया जाएगा, आप ये कहोगे एथाइलिन हार्मोन काम में लिया जाएगा। एथाइलिन के बाद में आगे पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड।
क्या पढ़ेंगे, एब्सिसिक एसिड, ABA। ये हार्मोन होता है, ये वर्धिरोधक हार्मोन होता है। ये बीज के अंकुरण का क्या करता है, ये विरोध करता है। वर्धिरोधक हार्मोन होता है, बीज को अंकुरित होने से रोकता है ये हार्मोन, और इसके साथ साथ ये पौधे की वृद्धि को भी क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। ABA हार्मोन, एब्सिसिक एसिड बोला जाता है जिसको। अल्प मात्रा में पत्तियों में रंध्रों को बंद कर देता है, पत्तियों के रंध्रों को क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाता है, रुक जाता है। जब भी पेड़ पौधों के अंदर किसकी कमी हो जाती है, जल की कमी होती है ना, तब ये रंध्रों को रोकने का काम करता है। अगर रंध्र रुक जाएंगे तो वाष्प के रूप में जल बाहर पौधे से कम निकलेगा, तो ये वाष्पोत्सर्जन को रोकने का काम करता है। रंध्रों को बंद करने में सहायक है ये हार्मोन, और इनके कारण पेड़ पौधे की क्या हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है, और पौधों की पतझड़ की क्रियाओं में सहायक है। पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। वैसे नेगेटिव पॉइंट है इनके सारे के सारे, बीजों के अंकुरण को रोक देगा, पेड़ पौधे की वृद्धि को रोक देगा, रंध्रों को बंद कर देगा तो O2 और CO2 का आदान प्रदान भी नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन रुक जाएगा, और यह हार्मोन ज्यादा होगा तो पतझड़, पत्ते वगैरह झड़ने लग जाएंगे। सारे नेगेटिव पॉइंट है इसके अंदर। पादप की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तनाव हार्मोन, वाष्पोत्सर्जन व प्रकाश संश्लेषण की दर कम कर देता है, इसलिए इसको तनाव हार्मोन कहा जाता है, ध्यान रखना, एब्सिसिक एसिड को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। बस ये 5 हार्मोनों के बारे में पढ़ा है, इनमें पॉइंट क्या क्या ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पादपों के अंदर कोई विशेष ऊतक और कोई तंत्रिका जो पेशियां या तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। फिर भी इनमें क्या होता है, उद्दीपक उद्दीपक होता है, उद्दीपक के द्वारा अनुक्रिया होती है। उसके बाद में हमने ये देखा था कि पादप के अंदर दो प्रकार की गतियां होती हैं, वृद्धि के संबंधित होती है, एक वृद्धि से मुक्त होती है। वृद्धि से मुक्त होती है वो कर्माकुंचनी गति होती है, वृद्धि के संबंधित होती है वो प्रकाशानुवर्तन गति और गुरुत्वाकर्षण गति होती है। उसके बाद में हमने देखा था कि कुछ हार्मोन होते हैं वो वृद्धि को प्रेरित करते हैं, जैसे ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन। उसके बाद में देखा था कि ऐसा हार्मोन जो वृद्धि को रोकने में सहायक होता है, वो हमने जो पढ़ा था वो एब्सिसिक अम्ल पढ़ा था। उसके बाद में हमने ये देखा था कि ऐसा हार्मोन भी होता है जो वृद्धि को रोकता भी है और वृद्धि में सहायक है, दोनों प्रकार का हार्मोन होता है, वो एथाइलिन हार्मोन पढ़ा था। उसके बाद में ऑक्सिन हार्मोन में आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, ये शीर्ष भाग में वृद्धि करता है और जड़ों में वृद्धि करने में सहायक है, बस। उसके बाद में जिब्रेलिन में ये ध्यान रखना है, तने की वृद्धि में क्या है, ये सहायक है, और अनिषेध जनन करने वाले पादपों के अंदर क्या करता है, ये मदद करता है। तो और उसके बाद में आगे वाला एब्सिसिक एसिड के बारे में देखा है कि वृद्धि को रोकने में सहायक है, नेगेटिव पॉइंट इसके संबंधित है। और इससे पहले जो पढ़ा था वो एथाइलिन हार्मोन होता है, वो फलों को पकाने में मदद करता है। और साइटोकाइनिन हार्मोन होता है ना, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो कोशिका विभाजन में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये इस तरीके से हमने पूरा टॉपिक ये कंप्लीट कर लिया है। छोटी सी क्लास है, भी छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। विद्युत रासायनिक साधनों के का प्रयोग किया जाता है सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन पादप के शीर्ष व जड़ों की वृद्धि में सहायक होता है, ये थोड़े से ध्यान रखना। एक जो ये है ना IAA और IBA, ठीक है। 2,4-D होता है वो खरपतवार नाशी हार्मोन होता है, ध्यान रखने वाली बात है। कृत्रिम ऑक्सिन के बारे में पढ़ लिया था, ये देख ही लिया था हमने। उसके बाद में ऑक्सिन हार्मोन के काम मैंने बताए हैं, बस जड़ और ऊपर वाला 2 ही ध्यान रखने हैं। ये खरपतवार नाशी वाला याद रखना, 2,4-D होता है वो खरपतवार के लिए होता है, द्विबीजपत्री पादपों में काम आता है ये, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सिन ये मैंने बता ही दिया आपको। और जिब्रेलिन हार्मोन में तने की वृद्धि में सहायक होता है, ध्यान रखना। अनिषेक जनन में क्या होता है, सहायक होता है। बीजांकुरण में भी सहायक होता है जिब्रेलिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन ज्यादा जो बीज होते हैं ना और फल होते हैं उनमें मिलता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में सहायक होता है। एब्सिसिक जो एसिड होता है वो रंध्रों को बंद कर देता है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है, पतझड़ में क्या होता है, सहायक होता है, और पादप की क्या होता है, वृद्धि को रोकता है, इसलिए इसको तनाव हार्मोन कहते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।